5 नवंबर शाम के 6:52 पर पुरानी दिल्ली के दिल लाल किले के पास एक सफेद रंग की हुंडई i20 कार आती है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन अचानक से उस i20 कार से एक ब्लास्ट होता है। इसमें 20 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं और 8 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ये ब्लास्ट इतना भयंकर था कि लोगों के मांस के टुकड़े 400 मीटर दूर जाकर गिरे। ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये किसी इंसान का जिस्म है। कहते हैं कि लोगों के मांस के टुकड़े 300 मीटर दूर आकर टिके हैं। किसी की उंगलियां गिरी हुई थी 400 मीटर दूर। किसी शख्स की उंगली है। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। कुछ लोग समझ रहे थे कि सीएनजी ब्लास्ट हुई है, लेकिन एक सीएनजी के ब्लास्ट से किसी की बॉडी के मांस के टुकड़े 400 मीटर दूर जाकर गिरे। लेकिन सवाल ये है, इतने गार्डेड इतने फेमस एरिया में लाल किला, जहां हर 15 अगस्त को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर फ्लैग लहराते हैं, उस जगह पर ऐसा अटैक। जल्द ही दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाकर एरिया को बंद कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, एनएसजी कमांडोज और एनआईए की टीम तुरंत वहां पहुंची। ये जगह दिल्ली के सबसे सिक्योर एरियाज में से एक मानी जाती है, जहां से राष्ट्रपति भवन सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर है। और इसी एरिया में शाम के प्राइम टाइम पर एक कार ब्लास्ट हुआ। सबके लिए ये शॉकिंग था। सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से ये कार शाम के 3 बजे के आसपास एरिया में एंटर हो चुकी थी और लगभग 3 घंटे तक वहीं खड़ी रही, मानो कि वो आदमी किसी का इंतजार कर रहा, किसी कमांड का, या फिर वहां पर भीड़ इकट्ठा हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सवाल एक नहीं, काफी सारे उठ रहे हैं। जब इतनी देर से वो गाड़ी वहां पर खड़ी थी, तो क्या उस एरिया में रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी? किसी ने उसको सस्पेक्ट क्यों नहीं किया? अब यहाँ पर काफी सारे लोग गवर्नमेंट और पुलिस को ब्लेम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो सीधा बोलो ना, दिक्कत मोदी से है। बिल्कुल मोदी से है। ये बोलो ना है। सरकार क्या क्या ध्यान रखे, आप बताओ ना, कैसे रखेगी? यहाँ 10 लोग मरे, थोड़े उड़ गए। इतनी पुलिस प्रशासन के होते हुए 10 लोग कैसे मरे? तो ये पुलिस प्रशासन ने किया है, सरकार नहीं कर रही, पुलिस नहीं कर रही। पुलिस की गलती है, सरकार की गलती है। सरकार गलत है। ठीक है, हटाओ। खटखटाओ ना फिर। क्यों नहीं बम ब्लास्ट हुए? कौन सी आम आदमी पार्टी नहीं थी? गवर्नमेंट, पुलिस और एजेंसीज को ब्लेम करना शायद ठीक नहीं, क्योंकि इस अटैक से पहले काफी सारे लोग गिरफ्तार हो चुके थे, जिनका एक बड़े स्केल पर टेरर अटैक करने का प्लान था। अब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये चीज़ भी थी कि कुछ टेररिस्ट्स का प्लान था कि फूड मार्केट में पॉइजन मिला दिया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान जा सके। इसमें कुछ आई विटनेसेस की स्टेटमेंट्स ये भी थी। ओला खड़ी थी, ओला में सब बच्चे जल गए, वो भागे वहाँ से। बड़ी हालत खराब थी, 2 घंटे 2.5 घंटे तक बेहोश था मैं। उल्लंघन ने उठाया मेरे को, गोदी में उठा के मेरे को लेकर दुकान के अंदर। किसी की बॉडी जो कह नहीं सकता, मेरे पास फोटो है, कह नहीं सकता, ऐसी हालत पे थी। पूरे चित्रे उड़े हुए थे, पूरे चित्रे कि 10 डेड बॉडी तो मेरे सामने देखी है। बाकी काफ़ी ठेले वाले थे वहाँ पे, पूरा आग लगी थी, वो भी जले हुए काफ़ी। कम से कम आपका ये कहना है कि इससे ज़्यादा लोगों की मौत हुई? 15 लोग तो मुझे मालूम है कि 15 लोग मिनिमम तो मैंने देखे हुए हैं। 15 लोग, मतलब जमीन कायदे से हिल रही थी, हमने देखा है हिल रही थी। फिर हमने इधर आके जमीन कायदे से हिली थी, इतना जोर से झटका लगा था। बहुत जोर से आवाज थी, ऐसी आवाज हमने पहले नहीं सुनी। इस अटैक के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, टेरर एंगल भी कंसीडर किया जा रहा है। एनआईए, एनएसजी, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है। और इस पर हमारे यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने ट्वीट करके ये कहा, मैं दिल्ली ब्लास्ट से रिलेटेड सभी रिपोर्ट्स ले रहा हूँ। एनएसजी और एनआईए को डिप्लॉय कर दिया गया है, हर पॉसिबिलिटी पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी।
टेरर अटैक ने लोगों को 2011 का दिल्ली हाई कोर्ट ब्लास्ट की याद दिला दी। एकदम धमाका हुआ, धुआं उठा बहुत जोर से। बम ब्लास्ट हुआ जो एट विंडो नंबर 2 है, बिटवीन विंडो नंबर 2 एंड 3। सिविलियंस एंड लॉयर मैंने देखा जी कि लाशें पड़ी हुई हैं, जो किसी के हाथ गायब हैं, किसी के पैर गायब हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और अब फिर से 14 साल बाद 2025 में ये गाड़ी जिससे ब्लास्ट हुआ था, ये गाड़ी सुबह के वक्त दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में एंटर करती है और फिर 3:19 के आसपास लाल किले के पास जो पार्किंग एरिया है उसके पास देखी जाती है। ये जो इस I-20 कार को ड्राइव कर रहा था, इसका नाम था डॉक्टर उमर। यही टेरर अटैक का मास्टरमाइंड था। आप एक बार ये फुटेज देखो। ये वीडियो 29 अक्टूबर की है जब डॉक्टर उमर इस I-20 कार का PUC बनवा रहा है। ये वही कार है जिसका यूज ब्लास्ट में किया जाता है और तभी इन्हीं दिनों के आसपास उसने ये कार खरीदी थी। अब जो ये डॉक्टर उमर था, इसकी पूरी एक फैक्ट्री मिली फरीदाबाद में बूम की। अब ये सब फरीदाबाद कैसे आया, इसकी कहानी शुरू होती है कश्मीर से। अक्टूबर 2025 में जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ कुछ पोस्टर्स लगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन पोस्टर्स की जब इन्वेस्टिगेशन करना शुरू की तो उसमें एक नाम सामने आया, डॉक्टर मुज़म्मिल। अब डॉक्टर मुज़म्मिल का नाम आने के बाद पुलिस ने इन पोस्टर्स के जरिए ये तलाश करना शुरू किया कि डॉक्टर मुज़म्मिल आखिर है कौन और इसका इन पोस्टर्स से क्या लेना देना है। अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस दिशा में आगे बढ़कर जांच की तो पता चला कि ना सिर्फ डॉक्टर मुज़म्मिल का इन पोस्टर से संबंध है, बल्कि वो अपने 3 और डॉक्टर साथियों के साथ मिलकर हथियारों की फैक्ट्री चला रहा था। और इन सब में जो इनका लीडर था, यानी जो मास्टरमाइंड था इन सब के पीछे, वो था ये डॉक्टर उमर मोहम्मद। डॉक्टर इरकान, डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुज़म्मिल, ये सब आपस में जूनियर सीनियर थे जिनको लीड कर रहा था डॉक्टर उमर मोहम्मद। इनको संजीव बनाने के लिए तैयार किया गया था डॉक्टर उमर मोहम्मद के द्वारा। और जब ये मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से, और इन्होंने ये सब तय कर लिया। और एक दूसरी बड़ी बात, जब ये सब अपनी रेजिडेंसी करने के लिए अनंतनाग में आए तो वहीं पर इन्होंने हॉस्पिटल के लॉकर में एक AK-47 रख दी, जिसके बारे में बाद में एजेंसीज को पता चला कि इनका प्लान जब बढ़ जाएगा तो ये इस AK-47 का इस्तेमाल करने वाले थे। तो अब ये सभी लोग अनंतनाग से स्प्लिट हो जाते हैं और इनका एक डॉक्टर तो आदिल जो कि सहारनपुर चला जाता है और बाकी सब फरीदाबाद आ जाते हैं। और इसके बाद उन्होंने फरीदाबाद में 2 जगह रेंट पर, जहाँ पर ये अपनी बम की फैक्ट्री चला सके। अब जब ये NIA ने पकड़े तो पता चला फरीदाबाद में ही इन्होंने बम की फैक्ट्री के साथ साथ अपना एक गोडाउन भी बना रखा था। साथियों के पकड़े जाने के बाद ये पता चलता है कि डॉक्टर उमर ने ये तय कर रखा था कि हम फरीदाबाद में रहकर ना सिर्फ बम की फैक्ट्री चलाएंगे बल्कि खुद बम बनाएंगे। तो इसके लिए इन्होंने अपना एक अड्डा बनाया जो कि डोज गांव में इस जगह पर इन्होंने अपना अड्डा बनाया, जहाँ पर नीचे ये 2 दुकानें थी और ऊपर ये बम बनाया करते थे। तो यहाँ पर जब कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने मिलकर रेड की तो पुलिस को वहाँ से टाइमर, सर्किट और बम बनाने की काफ़ी सारी चीज़ें मिली। यानी जो बम बनाने का काम था ये कश्मीर से आए हुए डॉक्टर्स फरीदाबाद में कर रहे थे। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब बम ये खुद बना रहे थे तो इत्तेफाक से तो गाड़ी में ये बम फटा नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर मोहम्मद इतने टाइम से तैयारी कर रहे थे, इतने सारे बम बना रहे थे, आगे डॉक्टर को कल्टीवेट कर रहे थे। तो ऐसे में वो अपने आप को बम से क्यों उड़ाया? क्या उसने अपने आप को बम से सिर्फ इसीलिए उड़ा दिया क्योंकि उसकी सारी साजिश बेनकाम हो गई और उसके सारे साथी पकड़े गए, या फिर इसके पीछे कुछ और ही रीज़न था? क्योंकि अगर उसका मकसद सिर्फ कार ब्लास्ट करने का ही था तो वो दिल्ली का कोई क्राउडेड प्लेस भी चुन सकता था जहां और ज़्यादा भीड़ होती और ज़्यादा जानी नुकसान होता। फिलहाल में इस केस की मिस्ट्री अभी तक अनसॉल्व्ड है। बाकी आपको क्या लगता है डॉक्टर उमर मोहम्मद का ये सब करने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? कमेंट्स में ज़रूर बताना।